Sir, your mic is off. ओके बेटे, मैं एक और फिर से समरी कर दूं। शाबाश। हमारे घरों में चार तरह के बिजली, मेनली चार तरह के कलर्स यूज होते हैं वायर्स के लिए। रेड कलर फेस के लिए होता है, ब्लू कलर न्यूट्रल के लिए, ग्रीन कलर अर्थिंग के लिए, और येलो कलर की जो वायर होती है वो इन्वर्टर वायरिंग के लिए होती है। एक बात याद रहे, कभी कभी ब्लू कलर की बजाय हम ब्लैक भी यूज कर लेते हैं, ब्लू और ब्लैक। और एक बात याद रखना है, अर्थिंग वायर को ग्राउंडिंग वायर भी बोल देते हैं, ग्राउंडिंग वायर। ठीक है। और सभी बच्चों ने याद रखना है, अर्थिंग का एक अलग से सिंबल भी बनाया हो। इसका सिंबल ऐसे होता है, ऐसे बड़ी लाइन, छोटी लाइन, छोटी लाइन, छोटी लाइन, छोटी लाइन, स्मॉलेस्ट लाइन। इसको अर्थिंग का सिंबल बोलते हैं। एक अर्थिंग का सिंबल और भी चलता है, दो सिंबल चलते हैं। ऐसे वर्टिकल लाइन लगा के हैंगिंग ट्रायंगल बना दो, ये भी अर्थिंग का साइन। तो टीचर ने बोला हाइड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन जैसे कि नंगल डैम, वहां से बिजली बनती है और वायर से आई। जब हमारे घरों में ये वायर एंटर करेगी, बिजली लेकर आएगी, तो रेड वायर से लेकर आएगी। यानी मतलब ये हुआ कि जो फेज वायर होती है वो इलेक्ट्रिक करंट को लेकर आती है। ओके। फेज वायर जो है वो इलेक्ट्रिक करंट को लेकर आती है। लेकिन आपको पता है, करंट ऑलवेज मूव्स इन ए कंप्लीट सर्किट। तो एक ऐसा वायर भी होना चाहिए जो घर से वापस करंट लेकर जाएगा नंगल डैम की तरफ, घर से वापस। तो वो होता है बेटे न्यूट्रल। तो याद रखना, घर से जब भी कोई वायर निकल रही है और वो वायर ये निकली कौन से कलर की, ब्लू कलर की, फिर वहां से फिर उसको एल्यूमिनियम की केबल से नंगल डैम तक ले जाएंगे। राइट। तो इसको बोलते हैं न्यूट्रल वायर, ब्लू वाली न्यूट्रल। ठीक है। ये करंट लेकर, अब देखो एरो देखो, सर्किट कंप्लीट हुआ। अब हमारे घर में जो भी अप्लायंसेस लगे हुए हैं, कौन सा, फ्रिज लगा हुआ है, प्रेस है, बल्ब है, ट्यूब है, सारे अपना रन करेंगे क्योंकि सर्किट इज कंप्लीट। कंप्लीट सर्किट में ही करंट फ्लो करता है। एक तीसरी बात याद रखनी है, बिजली के अप्लायंसेस रन करने के साथ साथ हमारी एक और भी रिक्वायरमेंट होती है। क्या? कि बिजली का फायदा तो हमने जरूर ले लिया, लेकिन इसका नुकसान ना हो जाए, इलेक्ट्रोक्यूशन ना हो जाए। इलेक्ट्रिक सप्लाई की वजह से हमारे परिवार के किसी अडल्ट मेंबर की, बुजुर्ग की, बच्चे की डेथ ना हो जाए। या करंट लगने से कभी कभी पैरालिसिस भी हो जाता है, हमारी एक आधी बाजू काम करना बंद कर जाती है। तो हम चाहते हैं इलेक्ट्रिक शॉक ना लगे, ना तो पैरालिसिस हो, ना ही पैरालिसिस, और ना ही हमारा बेटे व्हाट, ना ही हमारा इलेक्ट्रोक्यूशन हो। क्या वर्ड टीचर ने बोला? इलेक्ट्रोक्यूशन। इसका मीनिंग क्या होता है बेटे? इलेक्ट्रिक शॉक, बिजली का झटका, और वो भी कौन सा, जिसमें डेथ हो जाए, यानी कि फेटल। तो इलेक्ट्रिक शॉक फेटल ना हो जाए, अगर मेरी फिंगर सॉकेट में लग भी जाए, चाहे वो मेरी बॉडी को दूर फेंक दे उठा के, मैं थोड़ा बहुत गिर जाऊं, लेकिन मैं इलेक्ट्रिसिटी से ऐसे चिपका मत रहूं और ये मेरे को तभी छोड़े जब डेथ हो जाए। ऐसा मैं नहीं चाहता। तब उसके लिए तीसरी वायर होती है ग्रीन कलर वाली। ये भी नंगल डैम से लेकर घर तक हमारे होती है, और इसका काम होता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन के अगेंस्ट प्रोटेक्शन। ओके। अब मान लीजिए मैं आपका लेक्चर ले रहा हूं, आपके ऑल ऑफ ए सडन लाइट चले जाए, तो आप मेरे को ये तो नहीं कह सकते ना फोन करके, सर मेरे घर की लाइट चलेगी, आप लेक्चर को थोड़ा सा हाल्ट कर लो, जैसी लाइट हो चले तो चल।
आप पढ़ाना, क्योंकि मैंने तो ओवरऑल स्टूडेंट सारी कम्युनिटी का देखना है। तब आपके घरों में लेक्चर डिस्टर्ब ना हो। तो नंगल डैम से अगर सप्लाई कट भी गई, तब भी हमारे पास सप्लाई होनी चाहिए इमरजेंसी में। तब हमारे पास एक डिवाइस होती है जिसको हम बोलते हैं क्या, इन्वर्टर। इन्वर्टर अपनी बैटरियों में बिजली भर के रख लेता है। जैसे ही नंगल डैम से कट होता है, तो इन्वर्टर की जो येलो कलर की वायरिंग होती है, वो हमारे फेज का काम करेगी। यानी नंगल डैम से जो अप्लायंसेस आ रहे थे, उसका रास्ता ये दे देगी। ओके, तो ये नंगल डैम वाला काम कर देगा, ये फेज हमें मिल जाएगा न्यूट्रल से, तो हमारे अप्लायंसेस चल पड़ेंगे। राइट। तो इसका मतलब याद रखना है सभी बच्चों ने। आज के बाद ये मेमोरी टूल याद रखना है जो टीचर अभी बनाने लगे। रेड वायर जो होगी वो फेज के लिए है, और वो करंट लेकर आएगी। राइट। ब्लू वायर है बेटे जो, वो न्यूट्रल वायर है, वो करंट घर से नंगल डैम की तरफ लेके जाएगी। जो ग्रीन वायर है वो हमारे को प्रोटेक्शन देती है, कहां से, फ्रॉम इलेक्ट्रोक्यूशन। इलेक्ट्रोक्यूशन डेथ ना हो जाए। और जो येलो वायर है वो हमें इन्वर्टर की सप्लाई प्राप्त करवाती है। तो ये सभी बच्चे ये मेमोरी टूल बना लो, शाबाश। जिसको ये बॉक्स ऑफ पेपर तक याद आ गया वो सारा बना लेगा। जल्दी बनाओ, मैं थोड़ी देर के लिए रुकता हूँ। शाबाश। जो हल्का सा भी सिंसियर अपने एग्जाम्स के लिए, वो कॉपी पेन लेकर ना भी बैठा हो तो भी ये बनाएगा। ये एटलीस्ट अपने फोन से फोटो जरूर खींचे। क्या है मेमोरी टूल? आरपी, बीएन, जीपीई और वाई आई। जिन बच्चों को कलर्स के बारे में ये नॉलेज हो गया, वो प्लीज शो द थम्स अप। प्लीज शो द थम्स अप। बहुत अच्छे बेटे। अब हम इसको मेमोरी में डाल लेते हैं और आगे का काम करते हैं। दूसरी बात सुनो। दूसरी बात ये है कि जो हमारे घरों में वायरिंग होती है, डोमेस्टिक वायरिंग, वायरिंग इनसाइड होम, इसमें एक सबसे खास बात याद रखनी। इसमें जितने भी हमारे अप्लायंसेस हैं, प्रेस है, गीजर है, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, वो ऑल आर कनेक्टेड इन पैरेलल। पैरेलल लिख रहा है। मैं कम से कम शब्द बोला करता हूं ताकि बच्चा उसको याद रखे। समझदार बच्चा 4-5 बार मुंह से रिपीट कर लेगा कि जैसे पेपरों के लिए ही तैयार कर रहा है। ये अप्लायंसेस कभी भी नेवर आर इन, यानी कनेक्टेड इन सीरीज। सीरीज में नहीं होगा। अब बच्चा कहता है सर पहले तो इसका मीनिंग समझाओ, दूसरा ये बताओ कि सीरीज में क्यों नहीं होते, पैरेलल में क्यों होते। लो सुनो बेटे, पैरेलल में कनेक्शन करने से फायदा ये है कि मान लीजिए मेरा कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस खराब हो गया, जैसे कि मेरा कपड़े प्रेस करने वाली आयरन में कुछ फॉल्ट आ गया। ठीक है। उसके फॉल्ट होने से मेरा दूसरा अप्लायंस पे कोई भी असर नहीं होएगा। पंखा चलता रहेगा, गीजर चलता रहेगा, टीवी चलता रहेगा, इंटरनेट का
कनेक्शन ओके रहेगा। तो पैरेलल में ये है, टीचर ने बताया, वन फॉल्टी अप्लायंस will not affect working of other electrical appliances. वो अपना काम पूरी तमीज से करते रहेंगे, पूरे अदब के साथ करते रहेंगे। लेकिन बेटे अगर मैंने सीरीज में लगा लिया ना, ये वाइट वाला जो सेंटेंस मैंने लिखा है ये खत्म हो जाएगा। एक ही अप्लायंस खराब होने से सारे अप्लायंस रुक जाएंगे। अब यानी ये वाली चीज सीरीज में लगाने पे नहीं मिलती। नो नो नो, दिखाता हूं कैसे। देखो मेरे पास है, मान लो ये मैंने ड्रा करी रेड वायर, फेज वायर, ओके, और ये रेड वायर में यहां तक ले गए बेटे, ठीक है। ये कहां से आ रही है बताता हूं। मैंने इधर बना दिया व्हाइट कलर से हमारे घर का जो इलेक्ट्रिक मीटर है, इलेक्ट्रिक मीटर, राइट, वहां से रेड वायर मैंने पूरे घर में वायरिंग कर दी रेड वायर की, ओके। अब देखो, एक मिनट एडमिट कर लो। दूसरी बात सुनो, इसी तरह से मेरे घर में एक दूसरी वायर है जिसको मैं ब्लू वायर कह रहा हूं, यानी कि न्यूट्रल। ये भी मैंने वायरिंग होगी। और एक तीसरी वायर आपको पता ही है, अर्थिंग की वायर, ग्रीन वायर। ये तीन वायर है नीचे। अब देखना, मैं नीचे लोड दिखा रहा हूं। सबसे पहले टीचर ने यहाँ पर पंखा दिखा दिया, फिर टीचर ने यहाँ पर क्या दिखा दिया बेटे, कोई बल्ब दिखा दिया, फिर टीचर ने यहाँ पर क्या दिखा दिया, मान लीजिए गीजर दिखा दिया, गीजर, बल्ब, फैन। ये तीन लोड लगा दिए हमने, और भी लगा सकते हैं, राइट। अब होगा क्या, मैं पंखे, सबसे पहले तो जो ग्रीन वायर है ना, वो इन सारे लोड्स पे डायरेक्ट कनेक्ट करूंगा, इधर भी, इधर भी, इधर भी। लेकिन ग्रीन वायर के कनेक्शन का एक खास तरीका है। ये कहां कनेक्ट होगी, सॉरी बच्चे, इन तीनों अप्लायंसेस की बॉडी का जो मेटेलिक पार्ट होगा कैबिनेट पे टच होगी है, ना ही न्यूट्रल वाले पॉइंट पे, ना ही फेस वाले पे। यानी बच्चा कहता है सर अगर मेरा गीजर लोहे का बना हुआ है, तो मैंने कहा ये वायर आप वहां चिपका दो जाके जहां पर आपने गीजर को स्क्रू लगा के दीवार के साथ फिट करा हुआ है ना, सॉकेट लगा के दीवार के साथ ऐसे फिट करा हुआ है क्लैंप लगा के, तो जहां क्लैंप का स्क्रू लगा मोटे वाला लोहे का, वहां जोड़ रही है। मतलब के अर्थिंग की वायर बॉडी या कैबिनेट से लगती है, बॉडी या कैबिनेट से अप्लायंस की, ओके। फिर अगली बात, रेड वायर जो है, देखो रेड वायर मैंने यहां से कनेक्शन उठाया बेटे, ये ऐसे कर दिया, जंपर लगाया, जंपर बोलते हैं इसको न्यूट्रल से बिना टच करे। फिर मैंने ग्रीन वायर से भी जंपर लिया, ये फैन से टच कर दिया मैंने। इसी तरह से जंपर लगाते हुए बल्ब को फेस दे दिया, इसी तरह से गीजर को फेस दे दिया। अब कैसे पता लगा ये फेज वायर है, आप टेस्टर लगाओगे तो टेस्टर ग्लो करेगा इसमें, ठीक है बेटे। रेड वायर से आप चेक करोगे तो आपका इस तरह से टेस्टर होता है, स्क्रू ड्राइवर की तरह, मार्केट से मिलता है 30 रुपए का या 50 रुपए का। क्या बोलते हैं इसको, टेस्टर। टेस्टर अगर इस वायर से टच करोगे, थोड़ा सा छील कर इसको कॉपर से टच करोगे, तो ये ग्लो करेगा, ओके। अब एक और चीज देखो,
जो ब्लू वायर है वहां से भी मैं 3 वायर खींच ली, ब्लू वायर से भी देखो 3 वायर मैंने खींची, और ब्लू वायर से एक ग्रीन वायर के ऊपर से जंपर लगा के ये पंखे पे लगा। ये देखो यहां से भी ये बल्ब पे टच कर दिया टीचर, और यहाँ से भी ये ब्लू वायर से कनेक्शन लेकर आए न्यूट्रल से, अर्थिंग ग्रीन वाली वायर पे ऊपर से जंपर लगा, और ये गीजर में डाल। अब देखो ध्यान से, अब जो मैं व्हाइट एरो दिखाऊंगा ना वो ध्यान से देखना। व्हाइट एरो, रेड वायर से करंट आया, इलेक्ट्रिक करंट, और ये गया ये गया ये गया, ये पंखे में गया, ये पंखे में गया, और पंखे की मोटर वगैरह से घूम के ये न्यूट्रल वायर से वापस आया, ये आया, और ये इधर गया, और ये नंगल इलेक्ट्रिक मीटर से होता हुआ नंगल डैम को वापस चला जाएगा। इस तरह से पंखे का सर्किट कंप्लीट हुआ, और ये स्विच ऑन करने से चलेगा। लेकिन ये पंखा कहीं हमें करंट ना मार दे, इसलिए हमने ग्रीन कलर की वायर इलेक्ट्रोक्यूशन लगा रखी होती है, इलेक्ट्रोक्यूशन से अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए। पंखे की कैबिनेट पे लगानी है, बॉडी बॉडी पे। इस तरह से आप देखो, मान लीजिए ये पंखा मेरा खराब हो जाता है, यहाँ से कोई तार टूट गई, या अंदर मोटर जल गई या कुछ, लेकिन बाकी जो गीजर है, जैसे पंखे के खराब होने से गीजर पे क्या फर्क पड़ा, कुछ नहीं। ये रेड वायर जा रही है, देखो ये गई, और ये रेड वायर गीजर तक पहुंची, वहां अंदर उसके गीजर के एलिमेंट को गर्म करके पानी गर्म किया, और ये ब्लू वायर से करंट वापस आ रहा है न्यूट्रल वायर से, और ये जा रहा है, और ये मीटर पर जा रहा है, और ये गया, और मीटर से फिर नंगल डैम को चला जाएगा। तो गीजर के ऑपरेशन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ा। ये तभी मुमकिन हुआ जब पंखा और गीजर आपस में पैरेलल में लगे हो, राइट। अगर ये सीरीज में लगे होते तो ऐसा होता, ध्यान से सुनो, पंखा यहाँ लगा होता, गीजर यहाँ लगा होता, तो इधर से रेड वायर आती, और फिर ये ऐसे जाती, फिर इधर से ऐसे न्यूट्रल वापस जाती। ये सीरीज में है गीजर और फैन, जो कि ऐसा नहीं होता घरों में। अगर आपका पंखा खराब हो जाता तो करंट का रास्ता ही रुक जाता, तो पंखा खराब होने से गीजर भी ऑफ हो जाता, अगर सीरीज में लग। लेकिन यहाँ पर पंखा खराब होने से बल्ब और गीजर गीजर दोनों चलते रहे, या बल्ब फ्यूज होने से गीजर और फैन चलते रहे। इसलिए हमारे घरों में जितनी भी वायरिंग होती है वो डोमेस्टिक वायरिंग किसमें होती है बेटे, हमेशा पैरेलल में। उसका रीजन क्या है ये, और साथ में आप ये डायग्राम बना के दिखाओ। एक बात याद रहे, पेपर में आपको कलर्स नॉट अलाउड, आप ब्लू या ब्लैक पेन ही यूज कर सकते हो पेपर, ऐसा नहीं है कि आप यही कलर यूज कर लो पेपर। हाँ लिख सकते हो, हाथ से लिख देना, ग्रीन वायर, ब्लू वायर, रेड वायर, ओके। हाँ जी, तो अब मैं आपको, आगे जी वीडियो कुछ आ ही नहीं हुई। वहां पर लड़का भी आया था, वो भी रख दिया। यार होनी चाहिए थी बेटे। एक मिनट फोन पे देखें बेटे, मैं फोन पे दिखाने की कोशिश करता हूँ, बहुत अच्छी वीडियो है। नंगल डैम से घर तक हमारे कैसे बिजली पहुंचती है, उसका एक एनिमेटेड वीडियो है, हम दिखाते हैं आपको। फोन पे देखते हैं दिखती है कि नहीं। मैं कैमरे के सामने फोकस करूंगा, सभी बच्चे ध्यान से देखेंगे, ठीक है। मेरी बड़ी इच्छा है कि आप ये देखो, चाहे मेरे डिजिटल बोर्ड पे नहीं आ रही। एक मिनट मैं फोकस कर लूं क्लियरली, कहाँ होता है यहाँ बेटे, मेरे को बताना जहां बेस्ट क्लियर होएगा थंब छोड़ देना। मैं देख नहीं पाएगा, हिंसा नहीं कर नहीं नहीं नहीं, देख 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 ले, मेरे कल यहाँ पर क्लियर है ना। एवरीबॉडी प्लीज टेल मी। ये अब मैं ऑन करने लगा हूँ वीडियो को। जब हम अपने घर में स्विच ऑन करते हैं और एक पल में बल्ब जल उठता है, पंखा घूमने लगता है या टीवी चालू हो जाता है, तो हमें लगता है कि बिजली बस तारों से होकर सीधे हमारे घर आ रही है। लेकिन हकीकत में उस एक छोटे से स्विच के पीछे बिजली की एक लंबी, जटिल और बेहद सुनियोजित यात्रा छिपी होती है। इस यात्रा की शुरुआत होती है पावर प्लांट से, जहां असल में बिजली पैदा की जाती है। पावर प्लांट कई प्रकार के होते हैं।
थर्मल पावर प्लांट जहां कोयला जलाकर पानी को भाप में बदला जाता है, हाइड्रो पावर प्लांट जहां ऊंचाई से गिरता पानी टरबाइन को घुमाता है, न्यूक्लियर पावर प्लांट जहां परमाणु अभिक्रिया से निकलने वाली गर्मी का उपयोग किया जाता है, और सोलर व विंड पावर प्लांट जहां सूरज की रोशनी और हवा से बिजली बनाई जाती है। इन सभी में एक चीज समान होती है, टरबाइन और जनरेटर। टरबाइन जब घूमती है तो वो जनरेटर के अंदर मौजूद कॉइल और मैग्नेट को गति देती है, जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के कारण बिजली पैदा होती है। लेकिन ये बिजली अभी सीधे हमारे घर भेजने लायक नहीं होती, क्योंकि इसकी वोल्टेज कम होती है और पावर प्लांट से हमारे घर तक की दूरी सैकड़ों किलोमीटर तक हो सकती है। अगर इस बिजली को कम वोल्टेज पर भेजा जाए तो तारों की रेजिस्टेंस के कारण बहुत बड़ी मात्रा में ऊर्जा गर्मी बनकर बर्बाद हो जाएगी। इसी नुकसान को कम करने के लिए पावर प्लांट के पास ही एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगाया जाता है, जो बिजली की वोल्टेज को हजारों या लाखों वोल्ट तक बढ़ा देता है। हाई वोल्टेज होने पर करंट कम हो जाता है और पावर लॉस काफी हद तक घट जाता है। इसके बाद ये बिजली लंबी दूरी तय करने के लिए ट्रांसमिशन लाइनों में भेजी जाती है। ये वही मोटे तार और ऊंचे ट्रांसमिशन टावर होते हैं, जिन्हें हम शहरों के बाहर, खेतों के ऊपर या पहाड़ियों के बीच फैला हुआ देखते हैं। ये ट्रांसमिशन सिस्टम पूरे देश को एक बड़े पावर ग्रिड से जोड़ता है, ताकि जहां ज्यादा बिजली की जरूरत हो वहां दूसरी जगह से बिजली सप्लाई की जा सके। जैसे जैसे ये हाई वोल्टेज बिजली शहरों और आबादी वाले इलाकों के पास पहुंचती है, इसे सीधे घरों में नहीं भेजा जाता, क्योंकि इतना ज्यादा वोल्टेज जानलेवा हो सकता है। इसलिए ये बिजली पहले एक बड़े ग्रिड सबस्टेशन में जाती है, जहां विशाल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को एक स्तर तक कम कर देते हैं और बिजली को अलग अलग शहरों या क्षेत्रों के लिए बांट देते हैं। इसके बाद बिजली डिस्ट्रीब्यूशन सबस्टेशन तक पहुंचती है, जहां वोल्टेज को और कम किया जाता है ताकि वो लोकल सप्लाई के लिए उपयुक्त बन सके। अब ये बिजली खंभों पर लगे तारों या अंडरग्राउंड केबल्स के जरिए आपके मोहल्ले तक पहुंचती है। गली या सड़क किनारे लगा जो ट्रांसफार्मर आप अक्सर देखते हैं, वही डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है, जो लगभग 11,000 वोल्ट की बिजली को घटाकर 230 वोल्ट कर देता है। यही वोल्टेज है। एक मेरे पास इसका सोल्यूशन है, सुनो। इस्तेमाल कर सकते ये अच्छे से आप देख सको, ऐसे करते हैं। मैं अपना आपका नंबर लिखता हूँ और मेरे को ये बॉयज में बेटे, क्या नाम है तुम्हारा? अरमान। तुम मेरे को अब इस नंबर पे अपना नंबर व्हाट्सएप कर दो, मैं वीडियो भेज दूंगा, आप क्लास में सारे बॉयज को फॉरवर्ड कर देना। और ओके सर। गर्ल्स में कोई भी एक बच्चा, जैसे जशन, आप भेज दोगे बच्चे? आप भेज दोगे, अगर पेरेंट्स एतराज ना करें तो मैं आपको वीडियो दे दूंगा, आप सारी गर्ल्स में सर्कुलेट कर दो, ठीक है? बहुत अच्छे से देख लेना, मैं अपना लिख देता हूँ। यहाँ पर मेरे को नाम भी लिख देना साथ में। ये नंबर है। बहुत ही बढ़िया वीडियो है, आपको नॉलेज हो जाएगी बिजली कैसे घरों तक पहुंचती है। अच्छा, अब एक बात और देखते हैं। क्या जशन नोट कर लिया बेटे? अरमान नोट कर लिया? हाँ जी सर। ओके, भेजो मेरे को नंबर। अब एक बात और है, हमारे जो इलेक्ट्रिक मीटर होता है, इलेक्ट्रिक मीटर, उसमें जो 3 वायर्स आ रही होती है ना पीछे से एल्यूमिनियम की, कौन कौन सी? फेज की, न्यूट्रल की, अर्थ की बेटे। और इधर हमारा घर है होम। होम को देने से पहले हम इन वायर्स को किसी फ्यूज में से निकालते हैं। देखो, अर्थिंग वायर को तो फ्यूज से नहीं निकालते, तो सीधे हम घरों में ले जाते हैं अप्लायंसेस तक। लेकिन फ्यूज हमें इन दोनों वायर्स में से किसी एक पर भी लगाएं तो काम चल जाएगा। और फिर भी लोग ज्यादा सेफ फेज पर समझते हैं। कुछ ओवर कॉशियस पीपल होते हैं, वो कहते हैं नहीं, बिल्कुल ही खतरा खत्म होना चाहिए घर में, वो दोनों के ऊपर फ्यूज लगा देते हैं, न्यूट्रल पे भी और फेज पे। देखो, ये हमने इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा दिया, फिर उसके बाद ये घरों में जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्यूज में क्या ऐसी शक्ल होती है बेटा? देखो, इसका सिंबल है ये दोनों टर्मिनल्स में एक वायर लगी होती है, और जो फ्यूज वायर का जो मटेरियल होता है वो एक अलॉय होता है। कौन सी 2 मेटलें होती हैं उसमें? वो मेटल्स होती हैं
SN सिंबल है और PB सिंबल है उन मेटल का। SN होता है टिन मेटल का सिंबल, PB होता है लेड मेटल का सिंबल। इन दोनों मेटलों को मिलाकर पिघला के सुखा के वायर बना के ये वायर बनाई जाती है अलॉय की। तो पूछा जा सकता है आपसे, तो ये जो वायर होती है ना, इसकी जो मोटाई होती है, पतली की मोटाई, उसके ऊपर इसकी करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होती है। करंट हैंडलिंग कैपेसिटी कि तार मोटी बनानी है कि पतली बनानी है। और ऊपर से इस वायर की एक खूबी होती है, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ेगा ना तो ये मेल्ट हो जाएगी, मेल्ट होके ब्रेक हो जाएगी, मेल्ट्स एंड ब्रेक्स, तो करंट निकलना बंद हो जाएगा इससे। अब ध्यान से सुनना, मान लीजिए आपके घर में कोई छोटा बच्चा रहता है, उसने इस तरह के आपके घरों में सॉकेट लगी होती है, आपको पता है बच्चों को कुछ समझ तो होती नहीं, तो इस सॉकेट के अंदर उसने अपनी फिंगर डाल दिया, तो बिजली को थोड़ी पता है कि बल्ब जल रहा है कि बच्चा है, तो वो बच्चे को लोड की तरह यूज करेगी बिजली, तो उस छोटे बच्चे को पूरी इलेक्ट्रिक सप्लाई मिलेगी। ओके, बच्चा खड़ा कहां पर है? जमीन के ऊपर, ग्राउंड के ऊपर, तो उसकी बॉडी से करंट कहां जाएगा? सॉकेट से होता हुआ, बॉडी से होता हुआ ग्राउंड में। तो असली लोड कौन सा बन गया? ग्राउंड बन गया। और बिजली ग्राउंड को, जमीन को जितनी मर्जी देते रहो, फुल लोड। और नंगल डैम कहता है जितनी मर्जी मेरे से लो। तो बीच में कौन आ गया? बच्चा आ गया। तो बच्चा फंस गया, इसको तो ये तो मर के छूटेगा। जब ये मरेगा और गिर जाएगा और उसका कनेक्शन टूट जाएगा, तब ये सप्लाई खत्म हुई। तो हमने ऐसा थोड़ी होने देना। फिर हमने क्या करते हैं, अर्थिंग वायर तो लगाई होती है, बहुत अच्छे, वो भी बचा लेती है, लेकिन हम एक्स्ट्रा कॉशियस होने के लिए इस फ्यूज वायर में ये वायर लगा देते हैं कि यहां तक कॉपर एल्यूमिनियम से आएगी केबल, फिर ये फ्यूज वायर में ये बैटरी, ये हो गया अलॉय, फिर फ्यूज वायर से आगे ये कॉपर से जाती है तार। ओके, अब ध्यान से सुनो, जैसे ही बड़ा लोड लगता है, बच्चे की बॉडी या बुजुर्ग की बॉडी लोड बनती है, तो वो एकदम से करंट खींचती है, ह्यूज हाई करंट। जब ह्यूज करंट खींचती है, तो जाउल साइंटिस्ट ने एक फार्मूला दिया था, जाउल साइंटिस्ट, इसको बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जाउल कहता है इतनी हीट पैदा होगी, करंट का स्क्वायर, इस फ्यूज वायर का रेजिस्टेंस, और कितने टाइम के लिए, टी मैंने टाइम, इतनी हीट निकलेगी। तो अब देखो, करंट का स्क्वायर है, ऊपर से करंट है भी ज्यादा, तो इतनी ज्यादा हीट होने से ये टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर बढ़ जाता है तो अलॉय की जो वायर फ्यूज में लगी हुई, वो मेल्ट होके ब्रेक हो जाती है। मेल्ट होके जैसे ये वायर ऐसे ब्रेक होगी, ये ऐसे, ये ब्रेक होगी, यहां से करंट जाना बंद हो गया। तो वो बच्चा घबरा जरूर जाएगा, थोड़ी सी तबीयत भी खराब हो जाएगी, लेकिन मरने से बच जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज लगाते हैं। इलेक्ट्रिक फ्यूज इज ए प्रोटेक्शन डिवाइस। ठीक है। एक बच्चा कहता है सर अर्थिंग वायर आ तो रही है, जो बिजली से नहीं पकड़े। अब पंगा ये है बेटे, पीछे से कहां से आ रही है अर्थिंग वायर? नंगल डैम से। तो नंगल डैम से, मान लीजिए नंगल डैम से धुरी तक जाना है, नंगल डैम से पटियाला तक जाना है, तो बीच में से आंधी तूफान की वजह से ये अर्थिंग की वायर अगर टूटी हुई, तो कौन बताएगा घर आके कि जी आंधी तूफान की वजह से ये टूट गई, या उस तार के ऊपर पेड़ गिरा था, कुछ देर तक तो तार ने पेड़ को सहारा, फिर तार ही टूट गई। तो अर्थिंग की वायर अगर टूटी हुई और हमने फ्यूज ना लगाया, तब तो ये बच्चा गया, मर के ही छूटेगा। राइट। तो इसलिए अर्थिंग वायर ठीक है, बहुत अच्छी सरकारी इंतजाम है हमको मौत से बचाने का, पर हमने पर्सनल भी इंतजाम करा है इलेक्ट्रिक फ्यूज लगा। और इलेक्ट्रिक फ्यूज से भी बढ़िया डिवाइस आ गया आजकल, उसको MCB बोलते हैं। कोई बच्चा फुल फॉर्म बताएगा MCB की? MCB की फुल फॉर्म मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। क्या बोलते हैं बेटे? मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। राइट।
तो इसको हम मिनिएचर सर्किट ब्रेकर भी फ्यूज का काम करता है। बस फर्क क्या है, एक तो फ्यूज सस्ता है, दूसरा इस फ्यूज का जब ये वायर मेल्ट हो जाए तो नया फ्यूज लाना पड़ेगा, निकालो, खरीद के लाओ, नया लाओ। एमसीबी फ्यूज के मुकाबले 3 गुना ज्यादा रेट से होता है। लेकिन इसको जब ये इस तरह की प्रॉब्लम आती है, ज्यादा करंट की, बच्चे को करंट लग रहा है, तो एमसी का स्विच ऑफ हो जाता है। दूसरे शब्दों में हम बोलते हैं एमसीबी ट्रिप हो गया, ट्रिप। तो ट्रिप हो गया, बच्चा हट जाएगा, उसको दोबारा जाके मीटर के पास से ऑन करो, काम खत्म, वो दोबारा से रेडी हो गया। मार्केट से फ्यूज लेकर आना, फिर लगाना, ऐसा झंझट खत्म हो गया। एक बात याद रहे, एमसीबी ऐसा होता है कि अगर इसका स्विच ऊपर को कर दिया तो ऑन होता है। घरों के अंदर जो स्विचेस होते हैं उनको नीचे से प्रेस करो, ऑन होते हैं। इसका उल्टा होता है एमसीबी में। ओके, ऊपर को ऑन होता है, नीचे को दबाने से ऑफ होता है। एक और खास बात कहूं, ये जो अर्थिंग की वायर है, मेरे एक दोस्त होते थे रंधावा साहब, उन्होंने कोठी बनाई बड़ी अच्छी पंजाब में। मैंने कहा वेट वेट सर, इतना पैसा लगा रहे हो, एक मेरी भी सलाह मान लो। कहते क्या? मैंने कहा ये जो अर्थिंग की वायर आ रही होती है नंगल डैम से, ये कभी भी पीछे से टूट टट जाती है। आपके लगेंगे सिर्फ 4,000 रुपए। आप अपनी कोठी के पास, कोठी के गेट के बाहर, यहां पर अलग से डेडिकेटेड अर्थिंग पिट बना दो। डेडिकेटेड अर्थिंग पिट। इसके कारीगर होते हैं खास तरह के, इलेक्ट्रीशियन होते हैं। इसमें चारकोल पड़ता है, गुड़ पड़ता है, एल्यूमिनियम की प्लेट पड़ती है, जमीन में खड्डा करना पड़ता है थोड़ा, वगैरह वगैरह। तो जब अगर अपने अर्थिंग पिट से लेकर फिर वहां से उठा के अर्थिंग वायर ले आओ अपने घर में, बजाय नंगल डैम से लेने के, अपनी अर्थिंग पिट से ले आओ, अर्थिंग पिट से, तब तुम्हारी ये वायर कभी नहीं टूटेगी, क्योंकि आपने डेडिकेटेड ही बना ली घर के बाहर। तो मुश्किल से ये 4,000 5,000 में बन जाती है, राइट? तो आप लोगों में भी घर में कभी बिजली का काम हो या कंस्ट्रक्शन का काम हो तो पापा को याद करा देना कि सर कुछ ऐसे कह रहे थे, डेडिकेटेड अर्थिंग पिट बना लेते हैं। हमारे घर में सदियों सदियों तक जिंदगी में कभी भी बिजली से तो किसी की मौत नहीं हुई। ओके, तो जो बच्चे ये बात याद रखेंगे प्लीज रिलीज द थंब साइन। देखते हैं इतनी कीमती साइन बात कौन याद रखता है। शाबाश, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अच्छा दालीवाल बेटे, मैंने वो वीडियो जस्ट सेंडिंग यू, अब मैं देखता हूं कि तुम आगे भेजते हो उसको कि नहीं। ये लो बेटे, मैंने आपको समझो भेजी भेजी, ये लो, सारे बच्चों में फैला दो ये। ओके, और इसके नीचे लिख दिया मैंने पावर डिस्ट्रीब्यूशन। देखो तो पहुंच गई है, मेरे को कंफर्म करो दालीवाल। हाँ जी सर। हाँ, इसको बेटे सारे बच्चों में जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम फैला सको। और दूसरी गुड़िया ने नहीं भेजा, जशन ने, तो फिर गर्ल्स का रह गया यार, ठीक है? और अगर तुम किसी एक गर्ल को भेज के तुम आगे कह सकते हो कि भेज दो, ठीक है? खुद ना भेज ओके। सभी गर्ल्स को, किसी एक को जो तुम्हारे मतलब जान पहचान के हो, उसको एक को भेज के रिक्वेस्ट कर। खुद ना भेजने लगना, कई बार माँ बाप एतराज कर लेते हैं गर्ल्स, ओके। ठीक है? तो ये था हमारा डोमेस्टिक वायरिंग का फुल हिसाब किताब। एक बात याद रखो जाते जाते, टीचर ने बोला था कि उसकी थिकनेस के हिसाब से करंट हैंडलिंग कैपेसिटी होती है, फ्यूज वायर की थिकनेस से। कैसे होती है करंट हैंडलिंग कैपेसिटी, वो समझ लो। शाबाश, मान लीजिए ये फ्यूज की वायर है, ठीक है? फ्यूज की वायर इतनी मोटी है, और ये है
रेजिस्टेंस, सॉरी रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, रेडियस। और मान लीजिए ये मैक्सिमम करंट आई अपने अंदर से पास कर पाता है, इससे ज्यादा पास करेंगे तो ये पिघल जाएगा। तो इसको बोलते हैं करंट रेटिंग ऑफ द फ्यूज वायर, करंट रेटिंग। तो याद रखना, इस करंट रेटिंग इस और इस वायर के क्रॉस सेक्शनल एरिया, सर्कुलर एरिया के रेडियस में क्या रिलेशन होता है? ये होता है बेटा, आई स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। सभी बच्चे लिख लो, फ्यूज वायर प्रिंसिपल बोलते हैं इसको, फ्यूज वायर प्रिंसिपल। मतलब ये, जितनी तार ज्यादा मोटी होगी उतना करंट ज्यादा हैंडल कर पाएगी। और ग्राफ ड्रा करो दोनों पैरामीटर्स में, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की वजह से हमें ऐसा ग्राफ, इस ग्राफ को क्या बोलते हैं? लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ, लीनियरली राइजिंग स्ट्रेट लाइन ग्राफ। इसके ऊपर एक क्वेश्चन भी आ सकता है पेपर में, फ्यूज वायर प्रिंसिपल। कैसे? ध्यान से सुन लेना, बस लास्ट बात नहीं है थोड़ी सी। वो कहता है मान लीजिए आपकी वायर I1 करंट को हैंडल करती है, आप जैसे मन में मान लो 10 एम्पियर, और उसका क्रॉस सेक्शनल रेडियस है R1। हमने कहा जी ठीक है। कहता लेकिन मेरे को उस दूसरी मोटी वायर का क्रॉस सेक्शनल रेडियस बताओ, अगर मैंने अब करंट में 10 एम्पियर ना भेज के I2 मान लीजिए 25 एम्पियर भेजना हो, 25 से ज्यादा करूं तो वो मेल्ट होकर खत्म हो जाए, फिर टूट जाए कनेक्शन। तो मेरे को I2 भी मैंने कहता बता दिया आपको, I1 भी बता दिया, R1 भी बता दिया, R2 बताओ कहता जैसे। तो आपने इसी फार्मूले का एक दूसरा फॉर्मेट ये यूज करना है, फ्यूज वायर प्रिंसिपल का दूसरा फॉर्मेट। ये देखो, इस 4 पैरामीटर्स में से 3 आपको दिए होंगे पेपर में, आपने कैलकुलेशंस करनी है, 3 डाटा पुट करके 4th को निकाल देना है। एक गलती मत करना, कई बार बच्चे ये स्क्वायर और क्यूब उल्टे पुल्टे कर देते हैं, इधर क्यूब कर देते हैं इधर स्क्वायर। कई बच्चे मेरे पिछले सालों में ये मिस्टेक करके आए। तो मेमोरी टूल सुनो, इंग्लिश में पहले आई आता है कि पहले आर आता है? सर पहले आई आता है। मैथ में पहले 2 आता है कि मैथ में 3 आता है? सर 2 आता है। तो बस महंगी बात, जो पहले आता है इंग्लिश में अल्फाबेट उसकी पावर छोटी, और इंग्लिश में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर, मैथ में भी इंक्रीजिंग ऑर्डर। जो मैथ में बाद में आता है आर, उसकी पावर हायर। और ये बन गया तुम्हारा फ्यूज वायर प्रिंसिपल। एक बच्चे कहते हैं सर इससे यहां से ये कैसे बना? मैंने कहा भाई जाते जाते ये भी बता देते हैं चलो। जब आपका ये फ्यूज वायर प्रिंसिपल मैंने लिखा, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाकर कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी लगाए जब हम, तो प्रोपोर्शनैलिटी बदल के इक्वल साइन में आ जाती होती है। तो ये बन गया के इज एनी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी। हमें इसकी वैल्यू पता होनी कोई जरूरी नहीं है के की। तो एक फार्मूला ये बन गया। जब मैंने इसको I1 करंट पे लगाया तो ये I1 R1 लिख दूंगा, और इसी करंट को, इसी फार्मूले को I2 करंट पे लगाऊंगा, तो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी वही रहता होता है, वो नहीं चेंज करता होता। तो ये फार्मूला बन गया। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से डिवाइड कर दूंगा, तो के से के कट जाएगा, 1 डिवाइडेड बाय 2 करते ही आपके पास ये येलो कलर वाला फार्मूला बन जाएगा। कौन सा? फ्यूज वायर प्रिंसिपल, 1 डिवाइडेड बाय 2। ओके, जिन बच्चों को ये समझ आ गया फ्यूज वायर प्रिंसिपल, प्लीज रेज योर हैंड, प्लीज रेज योर हैंड और थंब छोड़ दो।
अच्छा बेटे, तो अब तुमको लास्ट में एक लास्ट बात बतानी है, वो भी आर्टिकल से रिलेटेड नहीं, वो लास्ट बात। कौन सी बच्चे? आपका ये फाइनल एग्जाम का पेपर है, तो इसको अटेम्प्ट कैसे करना है? देखो बेटे, आपने पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ना है ध्यान से। जब पढ़ोगे तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपको आते हैं, कुछ नहीं आते। जो क्वेश्चन आपको नहीं आते जिनका आंसर, उनके सीरियल के आगे आपने ऐसा निशान बनाना, छोटा सा सर्कल पेंसिल से। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट आपको नहीं आता, फर्स्ट क्वेश्चन का बी पार्ट आता है, उसके आगे ये निशान बनाना है भरा हुआ। आगे चलो, सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट कुछ कुछ आता है आपको, तो कुछ कुछ आता है तो आपने ये निशान। देखो, जो बिल्कुल नहीं आता ब्लैंक, जो अच्छे से आता है शेडेड, जो थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हो वो ऐसे। आपने सारा पेपर पढ़ लेना। अब उसके बाद ध्यान से सुनो, जितने भी क्वेश्चंस आपको आते थे उनमें से ये वाले, उसमें से सबसे कम मार्क्स वाले सबसे पहले करने हैं, फिर उससे ज्यादा मार्क्स वाले करने हैं, फिर उससे भी ज्यादा मार्क्स वाले करने हैं, फिर सबसे ज्यादा मार्क्स, इंक्रीजिंग वाला। ठीक है? दूसरी बात, फिर आपने इधर आ जाना, इसमें सबसे कम मार्क्स वाले पहले करने हैं, फिर उससे ज्यादा मार्क्स वाले जो पार्शियली आंसर आता है, फिर ये करने हैं। ओके? और इन क्वेश्चनों के आंसर के बाद दो दो तीन तीन लाइनें जरूर छोड़नी है। हो सकता है आपको बाद में कुछ इनका बाकी का पार्ट याद आ जाए, आप इंप्रूव कर सको आंसर। तीसरी बात, ये जो है जो बिल्कुल नहीं आते वो भी अपने अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन उल्टे करने हैं इसमें। जो नहीं आता वो सबसे पहले ज्यादा मार्क्स वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला, फिर उससे कम वाला। आप कहोगे सर आता तो है नहीं, इसमें लिखें क्या? नो प्रॉब्लम। ये बड़ा क्वेश्चन है, मान लो 5 मार्क का, वो बिल्कुल नहीं आता, लेकिन इतना पता लग गया कि ये ऑप्टिक्स पर है, लाइट के ऊपर है, तुम उसके क्वेश्चन को छोड़ो, तुम्हें खुद जितना भी लाइट पे आता है ना वो सारा लिख दो। तुम्हें जितना आता है, चाहे पूछा हो चाहे ना पूछा हो। जब उसके पूछा हुआ हमें आता ही नहीं, लेकिन जो तुम्हें आता है लाइट के बारे में वो सारा लिख दो। जहां पर आपस में मैचिंग हो जाएगी वहां पर उस एग्जामिनर को मार्क्स देने पड़ेंगे। तो अनजाने में ही आपने मार्क्स स्नैच कर लिए। जो बच्चा इस तरह से पेपर अटेम्प्ट करेगा वो मैक्सिमम मार्क्स लाएगा। कुछ बच्चे सबसे बड़ी मूर्खता करते हैं कि पढ़ने में भी तो टाइम लगेगा ही, जब क्वेश्चन करते जाएंगे तो पढ़ते जाएंगे, अभी करना शुरू करते हैं 10-5 मिनट ज्यादा मिलेंगे। इससे बड़ी मिस्टेक हो ही नहीं सकती घटिया मार्क्स लाने के लिए। पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ना है, चाहे बाकी सारा एग्जामिनेशन हॉल पेपर अटेम्प्ट करना शुरू कर दे, आपने अलग से रीड करना है। जो रिक्वायर्ड टाइम देंगे वो रीड करने के लिए, उसमें ना भी पूरा पेपर पढ़ा जाए, इस तरह से छांटी ना हो, तो आपने एक्स्ट्रा टाइम अपनी तरफ से 5 मिनट ऐड कर देने। जब आंसर शीट मिल भी जाए तो फिर आपने आगे बढ़ना। कई बार बच्चे कहते हैं सर वो क्वेश्चन पेपर पे निशान नहीं लगाने देते, नो प्रॉब्लम। आप अपनी आंसर शीट के लास्ट में ये लिख तो सकते हो, क्वेश्चन 1 का ए पार्ट ये आता है, क्वेश्चन 1 का बी पार्ट बिल्कुल ही नहीं आता, क्वेश्चन 3 का ए पार्ट पार्शियली आता है वगैरह। ओके? तो फिर हम यहां पर आज वाइंड अप करते हैं। थैंक यू बेटे, बाय बाय। देखिए थंब साइन छोड़ो एक बार, फिर हम वाइंड अप करें। चलो बच्चे, दालीवाल आपने फॉरवर्ड कर दिया बेटे?